नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज भी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बोलना मुझे जरूरी लगता है और इसकी चर्चा सब जगह शुरू हो गई है। लेकिन अभी 8 महीने बाकी है, तो अब से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इस पर चर्चा करना या उसके अंदाज डिक्लेयर करना गलत हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी होती है कि और जगह जो चुनाव होते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव होते हैं, उसका थोड़ा कम ज्यादा प्रभाव किसी भी और राज्यों पर पड़ता है। मुझे याद है, जब बिहार का चुनाव चल रहा था, उस वक्त में अलग अलग मेरे हिंदी यूट्यूबर दोस्त है, उनके साथ जब चर्चा कर रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था, तो बिहार का वोटिंग हुआ तक नहीं था। 2 फेज का था। नवंबर की बात है। तो मैं बार बार उनको बोल रहा था कि जो एसआईआर का मामला बिहार में चल रहा है, वही आगे चलकर बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ममता दीदी उसका बहुत फायदा उठाने की कोशिश करेगी और इसलिए ब्राह्मोस को ही, एसआईआर को भी मैं बंगाल के चुनाव के लिए लगाया गया ब्राह्मोस मानता हूं। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में 6 मई और 10 मई 2025 को जो कार्रवाई हमने पाकिस्तान के खिलाफ की थी, उसमें ब्राह्मोस नाम के मिसाइल का बहुत इस्तेमाल हुआ था और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि ब्राह्मोस गाइडेड मिसाइल है और जहां उसको अटैक करना है वहीं पर पहुंचकर अटैक करता है, फटता है। तो इसलिए ब्राह्मोस का मतलब मिसाइल नहीं होता, तो पिन पॉइंटेड एक्शन होता है। और इसलिए मैंने बोला था कि बिहार का चुनाव जिस ढंग से बीजेपी और अमित शाह वगैरह हैंडल कर रहे हैं, तो वो उसी में ही बंगाल का प्रोजेक्शन देख रहे हैं कि 4-6 महीने बाद जो बंगाल का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए और इसके लिए आज क्या क्या करना चाहिए, ये 6 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में बिहार में उसकी ट्रायल ली जा रही थी। इसलिए मैंने कहा कि एसआईआर एक ब्राह्मोस तरीके से बंगाल में इस्तेमाल होगा, और वो हो गया। उस एसआईआर के मामले में ममता दीदी इतनी फंसती गई। तो वो बात होती है, बात वो होती है कि चुनाव को बहुत टाइम है, 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने है, लेकिन अभी से जो उसके लिए रणनीति बनाई जाती है और रणनीति के तहत जो गेम खेले जाते हैं, वो समझना जरूरी होता है। तब आगे 4-6 महीने के बाद जो चुनाव या वोटिंग होने वाली है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज करना आसान बन जाता है। तो अब अगले जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह जो चुनाव होने वाले, उसके लिए रणनीति अभी से चल रही है। और एक बात साफ है, कल परसों जो तमिलनाडु या असम, बंगाल में चुनाव हो गए, उसके नतीजे आए, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर होने वाला है। एक्चुअली अभी मैं बताऊं तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। पुराने वीडियो, 1 साल 2 साल पुराने वीडियो आप देखोगे, तो उसमें इसके संदर्भ आपको मिलेंगे। अगस्त 2024 में भारत की लोकसभा चुनाव में मोदी जी का बहुमत कट गया, 240 पर मोदी जी अटक गए थे। और 2-3 महीने बाद जब बांग्लादेश में बड़ी हिंसा हो गई, सत्ता पलट हो गया, वहां की प्रधानमंत्री हसीना वाजेद को भागना पड़ा था, और उसके बाद जो दंगे फसाद हो गए, उस दंगे फसादों में जिस ढंग से हिंदुओं पर हमले हो गए, बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए गए, उनको मारा गया, काटा गया, जिंदा जलाया गया, उसका प्रभाव भारत की राजनीति पर होगा और विधानसभा चुनाव में भी होगा। ये मैंने अगस्त सितंबर 2024 में बताया था। जो हमें हरियाणा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, दिल्ली और बिहार तक देखने को मिला, तो उसका प्रभाव बंगाल पर पड़ना तो लाजमी था और हो गया। तो अगर बंगाल में जिस ढंग का वोटिंग हुआ है, जिस तरीके का चुनाव हुआ है,
क्या उस प्रभाव से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अलिप्त हो सकते हैं, अलग रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बंगाल का चुनाव बिल्कुल सारे लोगों को, राजनीति के अभ्यासकों को चकित करने वाला चुनाव है। किसी को मंजूर नहीं था 4 मई तक कि ममता दीदी हार सकती है। ममता दीदी बंगाल का चुनाव हार सकती है, सत्ता ममता दीदी के हाथ से निकल सकती है। खुद भवानीपुर में आकर बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में आकर ममता को हरा सकता है, इस पर किसी का विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हुआ। हुआ क्यों हुआ? इसका कारण हमें प्रभाव, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी रिएक्शन अगर हरियाणा में आती है, महाराष्ट्र में आती है, बटोगे कटोगे हो जाता है, तो बात साफ है। बांग्लादेश से सटे हुए पश्चिम बंगाल में उसका प्रभाव होना स्वाभाविक था, लेकिन हम ना समझना चाहते, ना सच्चाई देखना चाहते। और इसलिए आज अगर बंगाल में इतना बड़ा उलटफेर हो गया है, इनविंसिबल जिसको माना जाता है, अपराजित माना जाता था, वो ममता दीदी और उनकी तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। जो बीजेपी जीतना भी मुश्किल है बोल रहे थे, वो तो 2/3 मेजोरिटी लेकर, 2/3 बहुमत लेकर बंगाल की सत्ता में आ गई है। तो इतना बड़ा उलटफेर अगर बंगाल में होता है, तो उससे कुछ 1,000-1,200 किलोमीटर पर या कुछ 800 किलोमीटर पर फैला हुआ जो उत्तर प्रदेश है, वहां उसका प्रभाव नहीं होगा। अगर ये प्रभाव नहीं होगा आप मानते हो, तो आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। सामने सच्चाई खड़ी है, आप वो नकार रहे हो। तो इसलिए कुछ बातें हमें समझना जरूरी होता है कि भाई हो क्या रहा है। एक मिनट। बंगाल का चुनाव जब चल रहा था, तो उस वक्त आपने देखा ममता दीदी का भतीजा अभिषेक बैनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमका रहा था, 4 मई के बाद चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो तुम कलकत्ता में रहो, हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारी खाल निकालेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, क्या क्या धमकियां दी जा रही थी। और जिसको अपना गढ़ मानता था अभिषेक बैनर्जी, उस डायमंड हार्बर में उसके और उसकी पार्टी की बुरी हालत हो गई। वहां का उनका सबसे बड़ा गुंडा जहांगीर खान को भागना पड़ा, छुपना पड़ा। वहां जो चालाकियां की गई, इसके कारण फालता वहां का जो वोटिंग था वो कैंसिल करना पड़ा, और 21 मई को फिर से वही वोटिंग ली गई, और अभी 24 मई को वहां के नतीजे आ गए। फालता का जो नतीजा है, फालता का जो चुनाव का परिणाम है, वो अगले कुछ दिनों में देश की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि पूरे 293 विधानसभा नतीजे जो आ गए 4 मई को, उससे भी इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो 24 मई को फालता का जो परिणाम आ गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। क्योंकि 293 जगह वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को हुई थी। उस वक्त भी रास्ते पर फिर घूमने वाले बंगाली मतदाता बोलने के लिए डरते थे, किसी टीवी कैमरा या किसी के भी पास खुलेआम नहीं बोलते थे। ममता की साइड से, ममता की समर्थन में बोलने से किसको डर नहीं था, वो खुलेआम बोलता था, नहीं नहीं ममता दीदी आएगी, अरे ममता दीदी को कोई हरा नहीं सकता, बस ममता दीदी चाहिए, ये बोलने वाले मुंह खोलकर बोल रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे वो बोलने के लिए राजी नहीं थे, मुंह खोलते नहीं थे। इसका मतलब साफ था, जो ममता के खिलाफ बोलना चाहते थे वो डरे हुए थे, वो बोलना नहीं चाहते थे। अगर अभी बोलेंगे और फिर से ममता दीदी जीत गई तो हमारी बुरी हालत हो जाएगी, हमारा तो चेहरा कैमरा में पकड़ा, कैच किया हुआ है, कैद किया हुआ है। तो इससे अच्छा है कि चुप रहो, बोलो ही ना।
अगर ममता के समर्थन में बोलना नहीं है तो चुप बैठना है, ममता के खिलाफ बोलना है चुप बैठना है। और वही तो रिजल्ट क्लियर हो गया था। और इसलिए मैंने बोला था कि बीजेपी आराम से जीतेगी, 200 तक जाएगी। लेकिन एक बात और थी, मुझे लगता था कि गुस्से में जितना वोटर है वो 50% से भी ज्यादा बीजेपी को वोट देगा, लेकिन बीजेपी 46-47% वोट तक अटक गई 293 सीटों पर। और 4 मई में जो नतीजे आ गए, 5 मई से जो रास्ते पर लोग उतरे हैं वो घर वापस नहीं जा रहे हैं। इसलिए जो एक बचा था फाल्टा का, फाल्टा का वोटिंग बचा था, वो 21 मई को हो गया और फिर भी 86-87% वोटिंग हो गया। और वहां जो बीजेपी को वोट परसेंटेज मिला है वो बंगाल का असली वोटिंग परसेंटेज है, बंगाल की जनता की, मतदाता की मानसिकता 24 मई को आए एक चुनाव क्षेत्र के परिणामों से सामने आती है। फाल्टा में जहां वो जहांगीर नाम का तृणमूल का गुंडा कैंडिडेट था, वो डर कर हट गया, दुम दबाकर भाग गया और खुले आम लोग वोटिंग के लिए उतरे और जोर शोर से वोट करके उन्होंने 71-72% बीजेपी को वोट दिए। जिनको बीजेपी मंजूर नहीं वो भी बिना डर के बाहर निकले और उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट को वोटिंग किया। इसका मतलब साफ है कि फाल्टा में 21 मई को जो वोटिंग हुआ वो शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद हुआ और पूरी तरह निर्भय, भयमुक्त माहौल में हो गया। और भयमुक्त का मतलब टीएमसी का भय खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी का भय है क्या? नहीं है। जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते उन्होंने बिना डर के बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, तो सीपीएम के कुर्मी नाम का उम्मीदवार था उसको वोट दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में फाल्टा का जो चुनाव का नतीजा परिणाम आया है वो आने वाले बहुत सारे चुनाव के परिणामों की आहट है। जो कोई अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, उसके बाद कर्नाटक है, गुजरात है, ये जो चुनाव होने वाले, हिमाचल वगैरह, उन सब की आहट आपको फाल्टा के एक चुनाव से मिलती है, जो साफ साफ बताती है कि फाल्टा में लोगों ने बता दिया, बंगाल के चुनाव में उसकी आहट आई थी, लेकिन फाल्टा के एक विधानसभा क्षेत्र के वोटर ने देश को बता दिया है कि अब हिंदुत्व की, सनातन की सुनामी आ रही है। जो उसे रोकने की कोशिश करेगा वो डूब जाएगा, डूब जाएगा। ये सनातन की सुनामी है, ये हिंदुत्व की सुनामी है, बीजेपी की नहीं। मैं इसको बीजेपी नहीं मानता। बंगाल की जीत बीजेपी की जीत नहीं है, बंगाल की जीत हिंदुत्व की जीत है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाना, अपमानित करना, इससे गुस्सा होकर बंगाल जैसे राज्य में जिस ढंग से, जिस संख्या में हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, वोट बैंक जैसा वोटिंग करने लगा है, तो ये सिर्फ बंगाल के लिए सीमित नहीं है। उसकी शुरुआत हमें हरियाणा में दिखी थी, महाराष्ट्र में दिखी थी, दिल्ली और बिहार में दिखी थी, उसका स्फोट बंगाल में हो गया। और बंगाल में तो मानो ब्रह्मोस चल गया, पिन पॉइंटेड। फाल्टा का जो परिणाम है चुनाव का, वो साफ साफ बताता है कि इस देश में अब सनातन की हवा चली है, जो आंधी बनने जा रही है। और जब आंधी बनती है वो दूर दूर के इलाके को भी अपने लपेटे में लेती है। तो बंगाल के फाल्टा का जो चुनाव परिणाम है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब तक ये सुनामी आने वाली है, आ रही है। जिनको उससे बचना है, जिनको उससे बचना है, उनको अपना सेक्युलरिज्म का चोला उतार के लोगों के सामने जाना पड़ेगा। लोग बाकी मुद्दे नहीं सुनना चाहते। फाल्टा ने यह बता दिया, क्योंकि
फाल्ता का वोटिंग होने से पहले पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ने लगी थी, रेट बढ़े गए थे, लेकिन लोगों ने परवाह नहीं की। महंगाई कुछ भी हो, समस्या कोई भी हो, लेकिन इस देश में हिंदू अब सेक्युलरिज्म की गुंडागर्दी चलेगी नहीं, वो सुनना नहीं चाहता। हिंदुत्व और सनातन का अपमान इस देश का हिंदू सहने वाला नहीं। यही फाल्ता का परिणाम बताता है, जिसमें 71% बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिले, और जो बीजेपी के खिलाफ जाना चाहते वो भी बिना डर के सीपीएम को वोट दे रहे। इसका मतलब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो देश में सनातन की बड़ी सुनामी आ रही है। अपने को संभालो या डूब मरो। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।